नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक मानवाधिकार। मानवाधिकार से जिस स्तर से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उसी स्तर से इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए इस महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं। मानवाधिकार। मानवाधिकार क्या होते हैं? मानवाधिकार किसी भी मनुष्य के वो मूलभूत अधिकार होते हैं जिनसे उसे किसी भी परिस्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी परिस्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता। मानवाधिकार किसी भी मनुष्य को जन्मजात प्राप्त होते हैं। जन्मजात प्राप्त होते हैं और ये प्रकृति प्रदत्त होते हैं। कैसे होते हैं? प्रकृति प्रदत्त होते हैं। इन्हें किसी संस्था द्वारा प्रदान नहीं किया जाता। मानवाधिकारों के संदर्भ में नेल्सन मंडेला का प्रसिद्ध कथन है, लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को चुनौती देना है। उनकी मानवता को चुनौती देना है। मानवाधिकारों पर चर्चा कब शुरू हुई? मानवाधिकारों पर विचार कब शुरू किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो 1939 से 1945 तक हुआ था, इस युद्ध के दौरान महिला, बच्चे और पुरुष जिनका कोई गुनाह नहीं था, जिसमें सब शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थी, बच्चे भी शामिल थे, पुरुष भी शामिल थे और उनका कोई गुनाह नहीं था, उनके साथ बहुत अत्याचार किया गया। उनके मानवीय मूल्यों का खंडन किया गया, उनकी मानवीय गरिमा को रौंदा गया। और इस स्थिति के संदर्भ में जो मानवतावादी दृष्टिकोण वाले देश थे, उन्होंने ये महसूस किया कि मानवीय मूल्यों का इस तरह से हनन नहीं होना चाहिए, मानवीय मूल्यों को इस तरीके से नहीं रौंदा जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू किया और सबसे पहले इस युद्ध की स्थिति दोबारा ऐसी ना बने, विश्व दोबारा भविष्य में कभी इस तरह की युद्ध की विभीषिका को ना झेले, इसके लिए वैश्विक स्तर पर एक संगठन की स्थापना की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में। संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित किया गया 24 अक्टूबर 1945 को। कब स्थापित किया गया? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसके 6 निकाय हैं। कितने निकाय हैं? 6 निकाय या 6 अंग हैं और इनमें से एक निकाय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। और इसी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के तहत मानवाधिकारों के लिए, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए या मानवाधिकारों पर विचार विमर्श करने के लिए, मानवाधिकारों पर कार्य करने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। और यह कब किया गया? 1946 में किया गया। कब किया गया? 1946 में किया गया। और इस आयोग ने मानवाधिकारों की रूपरेखा प्रस्तुत की। मानवाधिकारों की रूपरेखा इस आयोग ने प्रस्तुत की। आगे देखिए, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जिसे यूडीएचआर कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों की जो रूपरेखा प्रस्तुत की, उस रूपरेखा को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और उन्हें मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के रूप में घोषित किया गया। इसे यूडीएचआर कहा जाता है। यूडीएचआर, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। और इन्हें कब स्वीकार किया गया और कब घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र की 183वीं बैठक। संयुक्त राष्ट्र की 183वीं बैठक जो हुई थी पेरिस में, कब हुई थी? 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। और इसमें जो बैठक हुई थी, इसमें 58 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? 58 देश शामिल थे, जिनमें से 48 देशों ने इसके पक्ष में मतदान किया। किसके पक्ष में? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के पक्ष में। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संकल्प 217A के तहत की। किसके तहत की? संकल्प 217A के तहत की। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर को की गई थी। इसीलिए 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूडीएचआर दस्तावेज यानी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का जो दस्तावेज है, जब इसे जारी किया गया था, जब इसे घोषित किया गया था, तब यह 2 भाषाओं में था, अंग्रेजी में और फ्रेंच में। 2023 तक ये 550 भाषाओं में अनुवादित किया जा चुका है। विश्व का ऐसा पहला दस्तावेज है जो सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुका है। आगे देखिए,
यूडीएचआर, यूडीएचआर यानी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बोला, याद रखिएगा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें 30 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 30 धाराएं हैं, जिन्हें अनुच्छेद भी कह दिया जाता है। इसकी जो रूपरेखा थी वो एलेनोर रूजवेल्ट और रेने कासन ने प्रस्तुत की। रेने कासन ने प्रस्तुत की। बाद में रेने कासन को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इन्हें मानवाधिकार का जनक कहा जाता है। हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 यूडीएचआर से प्रेरित है। यूडीएचआर से प्रेरित है। ठीक, भी कोई घोषणा की जाती है, जब भी कोई कार्यप्रणाली लागू की जाती है, तो उसके लिए एक गवर्निंग बॉडी होती है। उसको रेगुलेट करने के लिए। और जब यूडीएचआर की घोषणा की गई थी, तो इसके लिए जो गवर्निंग बॉडी थी वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग थी। क्या था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यूडीएचआर की गवर्निंग बॉडी थी। इसे 15 मार्च 2006 को, कब? 15 मार्च 2006 को इसका नाम बदल दिया गया, या ये कह दें इसे बंद कर दिया गया। और इसके स्थान पर 15 मार्च यानी इसी दिन 15 मार्च 2006 को, इसी दिन जिस दिन इसका नाम बदला गया या जिस दिन इसको बंद किया गया, उसी दिन एक नई संस्था अस्तित्व में आई, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूएनएचआरसी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। इसमें 47 सदस्य देश शामिल हैं। कितने सदस्य देश शामिल हैं? 47 सदस्य देश शामिल हैं। और इन सदस्य देशों का चयन भौगोलिक स्थिति के आधार पर होता है। और प्रत्येक सदस्य देश का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष होता है। भारत वर्तमान में यूएनएचआरसी का सदस्य है। वर्तमान में भारत यूएनएचआरसी का सदस्य है। आगे देखिए, मानवाधिकारों पर पहला विश्व सम्मेलन 14 से 25 जून के मध्य 1993 में वियना में हुआ था। वियना कहां है? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। मानवाधिकारों पर पहला विश्व सम्मेलन 14 से 25 जून 1993 में हुआ था, जो वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। और इसमें वियना घोषणा पत्र जारी किया गया था। और मानवाधिकारों पर प्रथम विश्व सम्मेलन के बाद एक नई संस्था अस्तित्व में आई, मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय, OHCHR। इसकी फुल फॉर्म है ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट। विशेष तौर पर यह शरणार्थियों के लिए कार्य करती है। इसका गठन हुआ है 20 दिसंबर 1993 में। और इसका भी मुख्यालय कहां है? जेनेवा में है। याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। आगे देखिए, यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें अभी हमने चर्चा की थी, इसमें 30 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 30 धाराएं हैं। और इनमें से जो पहली धारा है, सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं, उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इसकी जो पहली धारा है, इसका जो अंग्रेजी में रूपांतरण है ऑल मैन। क्या है? ऑल मैन था। पहले क्या था? ऑल मैन था। उसके बाद में ऑल मैन के स्थान पर ह्यूमन किया गया। और जो ह्यूमन किया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। ये जो मैन के स्थान पर ह्यूमन किया गया, इसका सुझाव दिया था हंसा जीवन राज मेहता ने। और ये हंसा जीवन राज मेहता कौन है? हमारे जो भारत की संविधान सभा थी, उसमें 15 महिलाएं थीं। उन 15 महिलाओं में एक हंसा जीवन राज मेहता भी थी। और इन्हीं के सुझाव पर ये जो ऑल मैन के स्थान पर ऑल ह्यूमन किया गया, वो इन्हीं के सुझाव पर किया गया। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है, ये भी याद रखिएगा। इनकी पुस्तक का नाम है इंडियन वुमन। क्या नाम है? इंडियन वुमन। आगे देखिए, अब इनकी ये धाराएं हैं, आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो आपको देखना तो पड़ेगा। धारा 2 भेदभाव से मुक्ति की व्याख्या करती है। धारा 2 किससे संबंधित है? भेदभाव से मुक्ति। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा।
जीवन का अधिकार। धारा 3 किससे संबंधित है? जीवन के अधिकार से संबंधित है। धारा 4 का संबंध किससे है? धारा 4 का संबंध गुलामी से मुक्ति या दासता से मुक्ति, गुलामी से मुक्ति या दासता से मुक्ति। धारा 5 यातना से मुक्ति। धारा 5 क्या है? यातना से मुक्ति। और धारा 6 कानून के समक्ष मान्यता, कानून के समक्ष मान्यता। और धारा 7 का संबंध किससे है? कानून के समक्ष समानता। याद रखिएगा, इनमें कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग दोनों समझ लीजिए। धारा 6 कानून के समक्ष मान्यता की व्याख्या करती है और धारा 7 कानून के समक्ष समानता की व्याख्या करती है। धारा 8 अधिकारों के उल्लेख होने पर प्रभावी उपाय का अधिकार, अधिकारों के उल्लेख होने पर प्रभावी उपाय का अधिकार। धारा 9 मनमाने ढंग से गिरफ्तारी निर्वासित होने के, ये के होगा, होने के विरुद्ध अधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और धारा 10 है निष्पक्ष सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार, निष्पक्ष सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार। आगे देखिए धारा 11 उचित कानूनी प्रक्रिया से ही दोषी सिद्ध होने का अधिकार। उचित कानूनी प्रक्रिया से इंपॉर्टेंट है, अगर किसी व्यक्ति को दोषी सिद्ध साबित किया जा रहा है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। धारा 12 निजता के अधिकार की बात करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धारा 12 के अंतर्गत क्या है? निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी। धारा 13 आवागमन एवं निवास की स्वतंत्रता की बात करता है, आवागमन एवं निवास की स्वतंत्रता की व्याख्या करती है कौन सी धारा? धारा 13। धारा 14 शरण के अधिकार की व्याख्या करता है। जब किसी इस देश में युद्ध की स्थिति बन जाती है या कोई अन्य प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उस स्थिति में अगर वहां से बहुसंख्यक लोग पलायन करते हैं तो उनके लिए शरण का भी अधिकार है, उन्हें शरण भी दी जाएगी। धारा 15 राष्ट्रीयता का अधिकार है, राष्ट्रीयता का अधिकार। और धारा 16 विवाह का अधिकार है। धारा 17 संपत्ति के अधिकार की व्याख्या करती है और धारा 18 धर्म या विश्वास के अधिकार की व्याख्या करती है, धर्म या विश्वास के अधिकार की व्याख्या करती है। धारा 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्याख्या करती है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की व्याख्या करती है। आगे देखिए धारा 20 शांतिपूर्ण सभा एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता देती है। धारा 21 हर व्यक्ति को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार, हर व्यक्ति को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार देती है धारा 21, इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। धारा 22 सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। धारा 23 काम का अधिकार, ये काम होगा, काम का अधिकार किसके अंतर्गत है? धारा 23 के अंतर्गत। धारा 24 विश्राम या अवकाश का अधिकार, विश्राम या अवकाश का अधिकार। धारा 25 स्वास्थ्य और जीवन स्तर का अधिकार, स्वास्थ्य और जीवन स्तर का अधिकार। धारा 26 शिक्षा का अधिकार देती है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद रखिएगा। धारा 26 शिक्षा के अधिकार की व्याख्या करती है। धारा 27 सांस्कृतिक और वैज्ञानिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार। आगे देखिए धारा 28 अधिकारों और स्वतंत्रताओं को महसूस करने के लिए सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार देती है, सामाजिक और अधिकारों और स्वतंत्रताओं को महसूस करने के लिए सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार देती है कौन सी धारा? 28। धारा 29 व्यक्तिगत विकास को पूर्ण करने के लिए सामाजिक कर्तव्य की व्याख्या करती है, व्यक्तिगत विकास को पूर्ण करने के लिए सामाजिक कर्तव्य की व्याख्या करती है। धारा 30 इस घोषणा का कोई भी हिस्सा, जो ये घोषणा है 30 में, इस घोषणा का कोई भी हिस्सा किसी भी राज्य, समूह, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को इसमें वर्णित अधिकारों को नष्ट नहीं कर सकता, इसमें जो व्याख्या है उसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। ये यूडीएचआर की 30 धाराएं हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में बनाए जा रहे हैं। आगे देखिए
अब हम भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा चुकी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कब स्थापित किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 को इसको स्थापित किया गया था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत, किसके तहत? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इस राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं और 43 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 43 धाराएं हैं। और इसका जो गठन का आधार था, गठन का आधार क्या था? समाज की उन्नति के मूल आधारों के रूप में, समाज की उन्नति के मूल आधारों के रूप में इसको स्थापित किया गया। और इसको स्थापित करने का जो सबसे बड़ा आधार था वो पेरिस सिद्धांत के अनुपालन को करना था। पेरिस के जो सिद्धांत थे उनका अनुपालन करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। आगे देखिए, एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसमें कुल 13 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 13 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होते हैं। एक अध्यक्ष होता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है। और इसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और इसमें एक महिला का होना अनिवार्य है। 5 पूर्णकालिक सदस्यों में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। और इसमें 7 पदेन सदस्य होते हैं। कितने सदस्य पदेन होते हैं? 7 पदेन सदस्य होते हैं, जो अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग और दिव्यांग के प्रतिनिधि होते हैं। दिव्यांगों के प्रतिनिधि होते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 13 इनकी कुल संख्या होती है। आगे देखिए, इसके जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। या तो ये अपने पद पर 3 वर्ष तक रहते हैं या 70 वर्ष की उम्र तक रहते हैं। 70 वर्ष की उम्र तक रहते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे। कौन थे? रंगनाथ मिश्र इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? अरुण कुमार मिश्र हैं। अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति के लिए एक चयन समिति होती है, उसकी अनुशंसा पर करते हैं। उस चयन समिति की अनुशंसा पर इसके सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। और इस चयन समिति में कौन कौन होता है? 6 लोग होते हैं। प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति यानी उपराष्ट्रपति होते हैं, एलओपी लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, एलओपी राज्यसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। ये 6 लोग इस चयन समिति में होते हैं, चयन समिति के सदस्य होते हैं। और इन्हीं की अनुशंसा पर राष्ट्रपति इनका नियुक्ति करते हैं। इनको पदमुक्त कैसे किया जा सकता है? इनको सामान्यतः ये अपने पद पर इस कार्यकाल तक रहते हैं, लेकिन अगर इनको पदमुक्त करना है तो केवल 2 आधार हैं। पहला आधार है असमर्थता और दूसरा आधार है कदाचार। इन 2 आधारों पर ही इनको इनके पद से विमुक्त किया जा सकता है। और वो सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पर। किसकी अनुशंसा पर? सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद से विमुक्त किया जा सकता है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था। कब हुआ था? 7 अक्टूबर 2002 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहां है? लखनऊ में है। और इसमें कुल 3 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। 2 सदस्य और एक अध्यक्ष। 2 सदस्य और एक अध्यक्ष। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। कौन होते हैं? हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष बालकृष्ण नारायण हैं। कौन है? बालकृष्ण नारायण है। और इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
ये आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।